हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग रैपिड रिवीजन सीबीएसई 2026 फिजिक्स की लेक्चर्स को 14 डेज, आज हमारा तीसरा दिन है और थर्ड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर बेटा हमारा क्या है, तो कॉपी पेन लेकर के आप पहले बैठ जाइए, आराम से बैठिए। न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो लोग देख लें कि हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम लोग 14 दिनों में करेंगे, 1 से लेकर के 14 फरवरी तक, और 14 लेक्चर्स 14 चैप्टर्स हैं आपका। ठीक है, जो बच्चे नहीं किए हैं तो पहला दूसरा चैप्टर हमने अपलोड कर चुका है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ये आज का जो लेक्चर है आज आपको अपलोड हो जाएगा 3 फरवरी, आज ये लेक्चर अपलोड होगा। एवरी डे लेक्चर अपलोड होगा 14 फैब तक। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सारी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आता है एग्जाम में, जो चैप्टर वाइज आते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आज फिर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 आपका बेटा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सीबीएसई 2026 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला बेसिक फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा दो तरह के करंट होते हैं, एवरेज करंट होते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट होते हैं। ठीक है, एवरेज करंट क्या होता है, चेंज इन चार्ज, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dq बाई dt होता है। चार्ज को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट देगा। ठीक है ना। अब जैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, तो बोलेंगे एक क्वेश्चन हमने दिया है, लिखा है कि इफ चार्ज q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। चार्ज जो है टाइम का फंक्शन है, मान लो कि चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पहला आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन है कि करंट बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 to 2 सेकंड। तो बेटा ये 0 से 2 सेकंड के बीच का जो करंट है वो एवरेज है। एक टाइम इंटरवल में जो करंट होता है वो एवरेज होता है, एक इंस्टेंट पर जो करंट होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज का फॉर्मूला ये है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ये है। ठीक है ना। और ध्यान रखना है Q बराबर N इंटू ई होता है, जो हमने कर चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, हमने इसको कर चुका है। ठीक है, चलो अब निकालते हैं एवरेज करंट 0 से t सेकंड के बीच में। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आप Q इनिशियल निकालिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे निकालिएगा Q इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0। Q इनिशियल आप फाइंड करो, तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे आप Q के जगह आप जो वैल्यू है ना उसको आप पुट कर दो। ठीक है, तो Q के वैल्यू जब आप पुट करोगे यहाँ पे ऐसे देख लो, आप लिखेंगे Q इनिशियल इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि t इज इक्वल टू कितने टाइम पर, तो t इज इक्वल टू आपको 2 सेकेंड पर। ठीक है, 2 सेकेंड पर Q फाइनल कितना होगा बेटा, तो t की जगह फिर आप पुट कीजिए, 2 की जगह आप 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 9 हो जाएगा। ठीक है ना। व्हाट इज द फाइनल करंट, फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज बेटा 9 कूलम है, इनिशियल चार्ज आपका 1 कूलम है। एवरेज करंट कितना होगा, तो आप एवरेज करंट आप लिखेंगे आई एवरेज, चेंज इन चार्ज 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना लगा बेटा, 0 से 2 सेकंड के बीच में 2 लगा। आप यहाँ पे 8/2 करेंगे एंड आपको कितना आएगा, 4 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज एवरेज करंट। अगर आपसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस करंट, जो यहाँ पे पूछा है, इंस्टेंटेनियस करंट आपको कितने टाइम पे पूछा है, 2 सेकंड पे पूछा है, तो आपको क्या करना है, चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट निकालते समय dq बाई dt करेंगे, तो पहले आप डिफ्रेंशिएट कर दो चार्ज को, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, तो बोलेंगे टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन बेटा यहाँ पे हम लोग करेंगे। कितना करेंगे, तो बोलेंगे ये आ जाएगा 2t, टी स्क्वायर का 2t प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 0, कितना होगा बेटा 2t प्लस 2। अब आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर t कितना है बेटा, 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड पर आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है, तो t की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस 2, हाउ मच 6 एम्पियर आपका हो जाएगा। तो बेटा 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस करंट आपको 6 एम्पियर, और 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में एवरेज करंट कितना है, तो 4 एम्पियर है। ऐसे हम लोग एवरेज निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला करंट दे सकता है टाइम के फॉर्म में, और फिर कहेगा कि एवरेज चार्ज बताओ, कितना चार्ज इतने टाइम में फ्लो किया, तो कैसे निकालोगे, तो जैसे कि मानो कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ होगा, कहें कि अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या पूछा है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज बिटवीन t इज इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड, 0 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करेगा उसको निकालना है। तो आई से आपको क्यू निकालना है, तो आई को क्या लिख सकते हो,
बोलोगे कि I इज इक्वल टू 60 है, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो करंट होता है वो dq बाई dt होता है, तो dq बाई dt होगा इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको आप 60 कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे dq बराबर 60 और यहाँ पर लिखेंगे dt, और उसके बाद क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, dq को इंटीग्रेट कर दो और 6t dt, ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। बेटा जब लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से q रखेंगे और इसको टाइम कितना रखेंगे, 0 से t रखेंगे। लेकिन आप देखिए बेटा यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम 3 सेकंड है, तो टाइम का जो लिमिट डालोगे 0 से लेकर के कहाँ तक डालोगे, 3 सेकंड तक डालोगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, जो अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो किया 0 से 3 सेकंड के बीच में। राइट हैंड साइड में 6 को बाहर निकालो, t dt इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। 6t का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और टी स्क्वायर बाई 2 में लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3 डाल दो, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो, 6 टी की जगह कितना डालेंगे बेटा, 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 9 बाई 2, 2 से ये 3 और 27, दैट विल बी इक्वल टू 27 कूलम, ठीक है ना। 9, ठीक है, ठीक है, एक मिनट बेटा, 9 ये जो आपका 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 बाई 2 27 कूलम, सही है, ठीक है। इतना चार्ज बेटा आपको 0 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको चार्ज दिया है तो करंट निकालना है, तो एवरेज निकालना होगा या तो इंस्टेंटेनियस निकालना होगा, और अगर करंट दिया है तो या आपको फिर चार्ज निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, हमने इसको एज फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है क्या, इसके बाद के कौन से फॉर्मूला होते थे, करंट डेंसिटी वगैरह होता है। देखो बेटा करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया होता है। करंट डेंसिटी का 3 फॉर्मूला है, ठीक है। पहला, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे बराबर करंट बाई एरिया होता है, जिस क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो करता है उसका एरिया, तो जे बराबर आई बाई एरिया, जे आई बराबर जे डॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, जे और ए का डॉट प्रोडक्ट, जे बराबर एन ई वी डी। अब यहाँ पे सारी चीजें क्या क्या है, तो जे क्या है, करंट डेंसिटी है, आई क्या है, करंट है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, एन क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, तो चार्ज जो फ्लो करता है ना वायर में बेटा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज को मतलब कि करंट में कंट्रीब्यूशन करता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में, वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, वी डी का मतलब हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। 3 फॉर्मूला है, जे आई बाई एरिया, आई जे डॉट ए, जे एन ई वी डी, ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना है। ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला रिलेटेड होता है। अब आता था यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने दे दिया, बोल दिया कि चलो करंट डेंसिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है या करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। जे वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप, एक वायर से फ्लो कर रहा है करंट, इतना है। एरिया वेक्टर 10i कैप, जिस वायर से फ्लो कर रहा है उसकी एरिया वेक्टर गिवन है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड करंट। आपको फाइंड करंट कैसे फाइंड करोगे, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम करंट फाइंड करेंगे तो आई की जगह हम लोग क्या करेंगे, जे डॉट ए कर देंगे, ठीक है। बेटा यहाँ पे जे डॉट ए में आपको बहुत ही आसान है, जे का वैल्यू जो है उसको लिख दीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, डॉट 10i कैप, ठीक है बेटा, इतना कर दोगे। रूल ये कहता है कि जे डॉट आई को जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो या कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है ना। आई कैप और आई कैप यहाँ दोनों जगह पे, इसमें आई कैप और यहाँ पर आई कैप, जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे क्या है 0 है, उधर में दी 0 है, तो आप यहाँ पे कहेंगे 2 इंटू 0, के कैप है ही नहीं तो कहानी खत्म। ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 एम्पियर आपका करंट हो जाएगा। तो अगर किसी वायर की करंट डेंसिटी आपको जे गिवन है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एरिया वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया है, सीधे आप करंट निकालने के लिए आई बराबर जे डॉट ए कर दो, ठीक है, इतना हमने कर दिया। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है बेटा कि जे जो होता है वो इन एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, आपको याद रखनी है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर, ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम एंड मोबिलिटी। स्टार्ट के चैप्टर पर जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे कि ये सारे फॉर्मूला हैं।
मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि हम लोग इस जगह पे जो 14 डेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को कवर नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद से कीजिए, डेरिवेशंस आप खुद से कीजिए। जहाँ न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत आती है, जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, उस सारे न्यूमेरिकल्स को, उस सारे फॉर्मूला को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका एक रिविजन हो जाए, रैपिड रिविजन हो जाए, ठीक है। चलो, ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम एंड मोबिलिटी, इन तीनों का फॉर्मूला सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड में। ड्रिफ्ट स्पीड टाउ ई बाई एम, मोबिलिटी वी डी बाई ई, ये क्या है कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये क्या है रेजिस्टिविटी 1 बाई रो, ठीक है। कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है, चार्ज अगर फ्लो करता है, तो उसमें आपको मान लो कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हो तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया है कंडक्टर में। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। बात आती है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन रास्ते में टकराता है, ठीक है ना, अदर पार्ट से, पॉजिटिव चार्जेस से, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से टकराता है। तो जब इलेक्ट्रॉन टकराता है ना, तो एक लगातार, दो लगातार कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच का टाइम टेकन फॉर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन, सक्सेसिव कॉलिजन्स, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम, ठीक है ना। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन बाय इलेक्ट्रॉन, वो टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है ना। ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से चार्ज फ्लो करता है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। म्यू क्या है, मोबिलिटी है, म्यू के मोबिलिटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी कहलाता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी कहलाता है। सिग्मा मटेरियल का कंडक्टिविटी कहलाता है, रो आपका रेजिस्टिविटी कहलाता है, म्यू मोबिलिटी कहलाता है। ये सारे इस चीज़ों को याद रखेंगे और इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वी डी टाउ ई बाई एम, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी, ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है। ये कभी कभी आया है एग्जाम में, आया भी है, याद रखना कि ड्रिफ्ट स्पीड जो, सॉरी, मोबिलिटी जो होता है, ड्रिफ्ट स्पीड बाई इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। सिग्मा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, रेजिस्टिविटी 1 बाई सिग्मा के बराबर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देयर इज अ 40 एम्पियर करंट, बेटा कितना एम्पियर करंट है, 40 एम्पियर। क्रॉस सेक्शन वायर में कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इस क्रॉस सेक्शन वायर से 40 एम्पियर करंट आपको पास कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे, इफ नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया है, 10⁻29। ये आपको नंबर डेंसिटी, आपको क्या निकालना है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है। अब बात आती है कि आपको नंबर डेंसिटी गिवन है, सॉरी, आपको करंट गिवन है, आपको करंट गिवन है 40 एम्पियर, आपको नंबर डेंसिटी गिवन है, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद आपको नंबर डेंसिटी गिवन है, नंबर डेंसिटी कितना है, 10⁻29 आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, आपको वीडी निकालना है बेटा। तो अब बात आती है कि वीडी निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। आप कहेंगे कि वीडी निकालेंगे कैसे, तो देखिए बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, जे बराबर एन ई वी डी, इसको यूज करो, ठीक है, इसको यूज करो। जे बराबर एन ई वी डी, और जे का एक और फॉर्मूला लिखा था हमने, आई बाई एरिया, तो एन ई वी डी आपका हो गया। वी डी निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पे वी डी हमें चाहिए, तो वी डी की जगह हम लोग क्या निकालेंगे, तो वी डी की जगह हम लोग लिखेंगे वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। तो वी डी की जगह आई डिवाइडेड बाई एन ई ए हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे वी डी की, ये सारी राइट हैंड साइड में, तो आई की वैल्यू कितना है, 40 एम्पियर है। आप यहाँ पे 40 डाल दीजिए, ठीक है। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी कितना है बेटा, 10⁻29। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻90। एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन, 10⁻6 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका फॉर्मूला सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ठीक है बेटा, इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करें। आपको बेस देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप इस काम को कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज कर लिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ठीक है, ओम्स लॉ के ऊपर आते हैं। आते हैं किसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ, किसी भी वायर
से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उस वायर के मतलब कि उसका रेजिस्टेंस जो आर है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। Vp माइनस वी क्यू पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर I इंटू आर, ये आपका ओम्स लॉ है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे R जो होता है रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है रो एल बाई एरिया होता है। रेजिस्टेंस की कुछ खासियत है याद रखेंगे आप, व्हेन वायर इज स्ट्रेच और कंप्रेस, किसी वायर को खींच दिया या कंप्रेस कर दिया तो उसकी रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है लेंथ और एरिया के ऊपर। तो ध्यान रखना कि आर जो होगा एल स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा और आर जो होगा एरिया के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तब यूज करेंगे जब आपको किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं या फिर किसी भी वायर को क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेशन के केस में या तो एलोंगेशन के केस में रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर एरिया के ऊपर, आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर का प्रोपोर्शन होगा और एरिया के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स, कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम बढ़ा दिए। इनिशियल लेंथ आपका है, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में 4 टाइम बढ़ा दिए। इट्स रेजिस्टेंस बिकम 100 ओम, उसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 100 ओम हो जाता है। आपसे पूछा गया कि वो रेजिस्टेंस आर कितना है, तो अब आप बोलो क्या चेंज हो रहा है, तो बोलोगे लेंथ चेंज हो रहा है। तो लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करो, आर बराबर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो आर बाई एल स्क्वायर कांस्टेंट, जब आर बाई एल स्क्वायर बेटा कांस्टेंट हो जाएगा तो इक्वेशन निकल जाएगा R1 बाई L1 स्क्वायर R2 बाई L2 स्क्वायर। आपको क्या निकालना है बेटा, R1 की जगह R, L1 की जगह कितना है बेटा L है, रहने दीजिए। R2 कितना हो जाता है 100 ओम हो जाता है, फाइनल रेजिस्टेंस बिकम 100 ओम। L2 कितना हो जाता है 4 टाइम्स आपने बढ़ा दिया, तो L2 को आप 4 टाइम्स L कर दोगे, इतना हो गया, ठीक है बेटा। L2 को 4 टाइम्स आप कर रहे हैं इंक्रीज करो तो L2 को 4 टाइम्स L कर दो, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे R बाई एल स्क्वायर बराबर 100 डिवाइडेड बाई 16 एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा बट 100 बाई 16, ठीक है ना। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 बाई 16 आपका हो जाएगा। अगर आप लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो तो फाइनल रेजिस्टेंस अगर 100 ओम हो जाता है तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 100 बाई 16 आपका है, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ से फॉर्मूला बना करके R1 की जगह R डाला, L1 की जगह L डाला, R2 आपको 100 दिया हुआ है डाल दिया, L2 आपको 4L हो जाएगा चूंकि यहाँ पे दिया है 4 टाइम्स और फिर इनिशियल लेंथ 4L को स्क्वायर कर दिया 16 L स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के R आपको 100 बाई 16 आ जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में। बेटा ग्रुपिंग रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, कॉमन पोटेंशियल पॉइंट, जो आपको कैपेसिटर्स में पढ़ाया था वही सारी चीजें हैं, ठीक है। करंट सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, आप कहेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का जो होगा वो आपको V1 और V2 के सम के बराबर होगा। V1 V2 क्या है तो R1 के क्रॉस वोल्टेज, V2 क्या है तो R2 के क्रॉस का वोल्टेज। तो अलग अलग सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके अलग अलग जो भी वोल्टेज होते हैं सबका सम कर दोगे वो नेट वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है ना। एक तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज करंट आपका सारा सेम जाएगा, करंट आपका चूंकि सीरीज होता है तो करंट आपको सेम होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको सम करके ऐड कर दो और करंट आपका सब में सेम रहेगा, ये आपको सीरीज ग्रुप में। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीरीज में ऐड होता है। सीरीज में सारे रेजिस्टेंस को सीधे ऐड कर दो, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो सबको ऐड कर दो, यहाँ पे 2 है तो 2 को ऐड कर देंगे। 2-3 चीजें याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन के क्रॉस सारे पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर। दूसरा करंट सब में सेम रहेगा। तीसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, सबके ऐड करेंगे। कैपेसिटर में क्या था उल्टा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना और कैपेसिटर में रेजिस्टेंस निकालना आपस में उल्टा हो जाता है। सीरीज यहाँ का वहाँ पैरेलल में चला जाता है और यहाँ का पैरेलल वहाँ सीरीज के लिए काम आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा बेटा, वोल्टेज इक्वल रहेगा। तो आपको याद रखना है कि पैरेलल ग्रुपिंग में जो भी नेट वोल्टेज होगा वो सारा का सारा वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज मतलब कि अलग अलग वोल्टेज के बराबर होगा। R1 R2 R3 जो भी आपका है सबके बराबर होगा, ठीक है। दूसरा, एक मिनट बेटा, पहला नंबर नेट वोल्टेज आपस में इक्वल रहेगा सबका। करंट आपका जो मेन करंट होगा वो करंट आपका क्या होगा बेटा, यहाँ से जो भी करंट आप सप्लाई करेंगे, यहाँ से जो भी करंट आप सप्लाई करेंगे आई, वो करंट 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक I1 ऊपर जाएगा, एक I2 आपका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और दोनों मिल करके फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा I।
तो कहेंगे कि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफर करता है, अलग अलग करंट, जो भी करंट होगा सबका सम करोगे नेट करंट के बराबर होगा। तो आई बराबर यहाँ पे चूंकि 2 है तो आई बराबर I1 प्लस I2 कर दोगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबके करंट को ऐड करके नेट करंट के बराबर कर दोगे, ठीक है। व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, सीधे बोलोगे R बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग में। ओके, एन नंबर फिर रेजिस्टेंस है 1/R1 1/R2 1/R3 1/R3 R4 सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पैरेलल में याद रखनी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कितना सिंपल है देखिए। दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, उनके साथ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ए और बी के बीच में आपसे कहा जाए कि चलो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मैं आपसे यहाँ पे कह दूँ कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा कैसे निकालेंगे, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बेटा क्या है, सबसे पहले करेंगे कि ये दोनों एक और एक, ये दोनों मिल करके, दोनों सीरीज में है तो मिल करके कितना हो जाएगा, बोलोगे दोनों सीरीज में है तो मिल करके कितना हो जाएगा, आर मिल करके 2R हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा 2R। अब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में जब इक्वल रेजिस्टेंस होगा तो आधा कर दो। पैरेलल में अगर इक्वल रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे ना बेटा पैरेलल वाला, तो आप लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए, तो 1/2R और 1/2R। आप R इक्विवेलेंट जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आई बात। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल है तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा आधा कर दो। 2 रेजिस्टेंस है आधा कर दो, 3 है तो 1/3 कर दो, ठीक है ना। 2 है तो 1/2 कर दो, 3 है तो 1/3 कर दो, 4 है तो 1/4 कर दो, ऐसे कर देते हैं पैरेलल में अगर इक्वल है तो। यहाँ पे 2 इक्वल है 2R है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, बोलेंगे इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बेटा R, ठीक है। और ये A और B के बीच में हो गया। नाउ A और B के बीच में 2 रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया तो बोलेंगे अभी ये सिंगल मिल जाएंगे, ये मिलकर कितना हो जाएगा 3R के बराबर हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R। 2 सीरीज में निकाला, 2 पैरेलल में निकाला, फिर उनको दोनों को सीरीज में कर दिया, ठीक है। चलो अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पोटेंशियल, जो हमने कैपेसिटर में भी किया था। बोला था ना कैपेसिटर में कि जब भी कॉमन पोटेंशियल होता है या फिर इक्वल पोटेंशियल होता है तो क्या करते हैं, उसके बीच में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसको हटा दो, या तो उन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दो। सेम पोटेंशियल पॉइंट के बीच में कुछ अगर जुड़ा है तो उसको हटा दो, या तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ दो आपस में। देखो यहाँ पे R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस है और एक लाइन हमने दिखा दिया यहाँ पे M और N के बीच में, तो ये लाइन इंडिकेट करता है पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल। ये इंडिकेट कर रहा है बेटा कि M और N का पोटेंशियल आपस में क्या है, इक्वल है। R2 यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, या तो दोनों को जोड़ दो, M और N को जोड़ दो, या तो R2 को हटा दो। तो आप कहेंगे कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक 2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R1। R2 को आप हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉमन पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। M और N सेम पोटेंशियल पॉइंट है तो इनको जोड़ दिया, जब जोड़ेंगे तो R2 हट जाएगा, बात खत्म, ठीक है। जो आपने कैपेसिटर में किया था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या किया है बेटा, A और B के बीच में, बीच का वायर देखो, बीच का वायर का मतलब ये हुआ कि बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन पोटेंशियल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये R और ये R खत्म, तो ये क्या बन जाएगा, तब बोलेंगे कि यहाँ पे सिंगल एक आपको वायर बन जाएगा और एक R ये हो जाएगा, और ये B पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, A है। दैट्स ऑल। जो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस है वो हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो आप कहेंगे उसके क्रॉस जो R जुड़ा हुआ है उसको हटा दो, या फिर दोनों पॉइंट को जोड़ोगे तो अपने आप R हट जाएगा, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन हो जाएगा, A और B के बीच में सिंगल एक रेजिस्टेंस R बच जाएगा, पैरेलल वाला आपका हट जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, एक R है, एक R है, एक R है, नीचे में क्या किया है, अर्थिंग किया है। A और B के बीच में इक्विवेलेंट आपसे पूछ दिया जाए, आपसे कहा जाए बेटा कि RAB बताओ, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे खेल,
लोअर जो पॉइंट है बेटा इसकी पोटेंशियल कितनी है, जीरो। अर्थिंग का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल। आप इसकी पोटेंशियल जीरो कर दिया, इसकी पोटेंशियल जीरो कर दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लोअर जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है सेम पोटेंशियल पे हैं, इनको आपस में आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जब आप ज्वाइन कर देंगे तो कैसे बनेगा, सिचुएशन कैसे होगा, तो बोलेंगे एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया और ये ज्वाइन हो जाएगा, एक आर ये हो गया और ये आपका 0 वोल्ट, ये आपका 0 वोल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया और ये आर और ये आर। तो बोलेंगे ए और बी के बीच में 2 आर आपका क्या है, सीरीज में है और उसके साथ आर क्या है, पैरेलल में है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फिर आप एक रखेंगे आर और फिर यहाँ पे एक रखेंगे, ये आपका 2 सीरीज में था तो ये मिलकर के आपका हो जाएगा 2R। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2R और आपका पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ए और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आर ए बी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे आर ए बी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 2R स्क्वायर बाई 3R, आर कट गया, हाउ मच, 2/3R के बराबर हो जाएगा। ये हमने कॉमन पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, लोअर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन को। चलो आगे आते हैं बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज, कैपेसिटर वाला खेल यहाँ पर भी सेम है। कैपेसिटर में C1 C2 था, C3 C4 था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है 1 2 3 4 5, या फिर इस तरह का फिगर मिलता है 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पर ऐसा फिगर मिलता है, या तो इस तरह का या तो इस तरह का फिगर मिलता है, तो चेक कर लो। अगर रेशियो, अगर रेजिस्टेंस R1, ये साइड वाला रेजिस्टेंस R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर है, ठीक है ना, दोनों जगह पे, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह पे, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये जो पॉइंट है बेटा आपका, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, इसको आप मान लो M और इसको आप मान लो N, यहाँ पर आप मान लो किसको, M और ये आप मान लो N। तो बोलोगे ये इंप्लाई करेगा कि M का पोटेंशियल और N का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और जब पोटेंशियल इक्वल होगा तो इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। या तो इसके बीच में जो R0 जुड़ा हुआ है उसको हटा दीजिए। उसका मतलब ये है कि M और N को जोड़ दो या फिर R0 को हटा दो। तो R0 को हटा दोगे तो R1 R3 सीरीज में आ जाएगा, R2 R4 सीरीज में आ जाएगा और कॉम्बिनेशन किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसी तरह से कहेंगे। और ये फिगर कैसा बन जाएगा, तो बोलेंगे फिगर कुछ इस तरह का बन जाएगा, 1 2 3 4, ये हो गया B, ये हो गया A, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, दोनों फिगर के लिए ट्रू है। यहाँ के लिए भी ट्रू है और यहाँ के लिए भी ट्रू है। ठीक है ना, दोनों फिगर के लिए आप उस फिगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन है अगर रेशियो इफ R1/R2 बराबर R3/R4 के बराबर है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, चलो क्वेश्चन बता दो, देख लो आप रेशियो, उसी तरह का ना फिगर है, 1 2 3 4 5 है। इधर में आ जाओ, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो बेटा, ठीक है, इस वाले को देखो। अब ये घेरे के अंदर में जो है उस कॉम्बिनेशन को देखो, R/3R, 3R/9R, ठीक है, R/3R इज इक्वल टू 3R/9R, 3 3 कट गया, R/3R इज इक्वल टू R/3R, रेशियो इक्वल हो गया। तो रेशियो इक्वल जब हो जाएगा बेटा तो आप बीच वाले को हटा दीजिए, तो ये फिगर कैसा बन जाएगा, तो बोलेंगे ये फिगर हो जाएगा कुछ इस तरह का, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस और ये एक साइड वाला, ठीक है ना, ये वाला 3R, यहाँ पे इसको लिखोगे B, इसको कर दोगे A, ये कितना होगा बेटा R, ये हो जाएगा 3R, ये हो जाएगा 3R और ये हो जाएगा 9R। कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में बेटा R 3R मिल करके 4R, एक कर दो दोनों को 4R, फिर नीचे में 3 और 9 मिल करके 12R, एक कर दो और फिर एक लास्ट में कौन सा बचा, ये बचा
हाउ मच 3R, 3R, ठीक है, बात खत्म, कहानी खत्म आपकी, ठीक है। 4R 12R का इक्विवेलेंट कितना होगा, 4R और 12R को पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके साथ 3R सीरीज में, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो ओके, चलो तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना, 4R 12R को पैरेलल में ले लो और 3R को क्या कर दो, सीरीज में ले लो, उसके साथ कॉम्बिनेशन को सीरीज में ले लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बैटरी और सेल की बात करते हैं। बैटरी, दो तरह का बैटरी होता है, आइडियल और दूसरा होता है रियल। आइडियल बैटरी आपका, ठीक है ना बेटा, आइडियल बैटरी इस तरह का है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती है। रियल बैटरी जिसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ऊपर का आइडियल, इसका रियल। ई के बराबर हम ईएमएफ लिखे, ई जो है आपको ईएमएफ उनका बैटरी के बराबर है। अब बात आती है टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है बेटा कि बैटरी के दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, बैटरी सर्किट में कनेक्टेड हो या ना हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, रियल बैटरी हो आइडियल बैटरी हो, टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए, अगर पहला केस आइडियल बैटरी अगर है तो आइडियल बैटरी में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। बैटरी में करंट फ्लो कर रहा है, आइडियल है, तो भी टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। बैटरी में करंट उल्टा सही अपने डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ पे बैटरी में करंट उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये भी टर्मिनल वोल्टेज ई के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा कि बैटरी में जब करंट अपने डायरेक्शन में चलता है तब तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, और जब बैटरी में करंट उल्टे डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट पोलैरिटी में, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, तो बैटरी आपको चार्ज होता है। सेकेंड केस डिस्चार्ज होगा और ये वाला केस चार्ज होगा। टर्मिनल वोल्टेज आइडियल बैटरी में कभी भी करंट पास करे या करंट नहीं पास करे, करंट लेफ्ट से राइट जाए, करंट राइट से लेफ्ट आए, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। अब बात आती है अगर रियल बैटरी है, तो रियल बैटरी में टर्मिनल वोल्टेज अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बैटरी के ईएमएफ के बराबर। अगर करंट बेटा आपका लो एट पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मतलब कि लो टर्मिनल से हाई, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, तो बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज ए और बी के बीच का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी के बीच का वोल्टेज VA माइनस VB, VT से डिनोट किया है, तो VT कितना होगा, E माइनस आई इंटू आर के बराबर होगा। ध्यान रखना है, अगर बैटरी में करंट बी एंड से ए एंड की तरफ फ्लो कर रहा है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी रियल है, तो टर्मिनल वोल्टेज ए और बी के बीच में VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू VT बराबर E माइनस आई इंटू आर के बराबर। अगर बैटरी में करंट उल्टा चल रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, कितना होगा, E प्लस आई आर के बराबर होगा। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब होता है कि एक सेल से ज़्यादा अगर कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, पैरेलल में, तो उसको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं। पहला ग्रुपिंग हमने लिया है, दो बैटरी ले लिया E1 E2 और इनकी पोलैरिटी अपोजिट है, प्लस माइनस। कहेंगे कि नेट ईएमएफ कितना होगा, तो बोलेंगे नेट ईएमएफ दोनों को ऐड कर दो, E1 और E2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे देखो पोलैरिटी उल्टा है, तो बोलेंगे नेट ईएमएफ कितना होगा, तो बेटा नेट ईएमएफ अगर ये उल्टा है, ठीक है ना, पोलैरिटी अगर उल्टी है, एक का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस और एक का माइनस, अब अलग अलग जुड़ा है। यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, उल्टी पोलैरिटी में जुड़ी हुई है। नेट ईएमएफ दोनों बैटरी मिल करके एक सिंगल बैटरी की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, बोलेंगे दोनों मिलकर एक सिंगल बैटरी, कितने वोल्ट का, तो बोलेंगे दोनों की ईएमएफ को माइनस कर दो, E1 माइनस E2 मॉड कर दो। अब बोलोगे कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, वो हमें नहीं पता है, जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी नेट जो ईएमएफ होगा उस बैटरी की ईएमएफ डिसाइड होगी, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लो। 10 वोल्ट 2 वोल्ट, बताओ नेट ईएमएफ कितना होगा, तो बेटा देखिए यहाँ पे आपसे कहा जाए कि नेट ईएमएफ कितना होगा, तो कहेंगे कि दोनों बैटरी कैसे जुड़ा है, तो प्लस माइनस सेम पोलैरिटी में है, तो दोनों को ऐड कर दो। 10 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेट ईएमएफ अगर हम आपसे यहाँ पे पूछ दें कि नेट ईएमएफ कितना होगा, तो बोलोगे कि 30 वोल्ट 20 वोल्ट, पोलैरिटी उल्टी है, इसका प्लस इसका माइनस और इसका माइनस इसका प्लस, तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा, 10 वोल्ट। आप कहेंगे कि दोनों मिल करके, दो कॉम्बिनेशन जो बैटरी का, एक 30 वोल्ट का एक 20 वोल्ट का, और ये दोनों बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है मिल करके कितने वोल्ट के बराबर, तो बोलोगे 10 वोल्ट बैटरी के बराबर होगा। और बैटरी की पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगी, तो बोलोगे ये बैटरी की पोलैरिटी जो हायर ईएमएफ का है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है ना। ये तो आपका 10 वोल्ट
हायर ईएमएफ कौन सा है 30 वोल्ट वाला, तो उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव इधर है माइनस उधर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ईएमएफ देखेंगे, नेट ईएमएफ जो होगा उसकी देखेंगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन एक है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कौन सा है बोलो, एक प्लस एक माइनस, ये माइनस ये प्लस, पोलैरिटी उल्टी है, तो सबसे पहले क्या करो, पोलैरिटी उल्टी है तो बोलो हायर ईएमएफ कौन सा है 30 वोल्ट वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी डिसाइड होगा। आप दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी बना दिए, इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी बना दिए, ईएमएफ कितना होगा 30 और 20 को माइनस करो कितना 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा चूंकि दोनों बैटरी सीरीज में है तो आपको पोलैरिटी से मतलब नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ईएमएफ निकालने के लिए पोलैरिटी चेक करेंगे प्लस माइनस, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 प्लस कितना 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3 ओम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। चलो आगे चलते हैं बेटा। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पैरेलल ग्रुपिंग आता है, दो बैटरी अगर पैरेलल में है, एक अलग अलग ईएमएफ की बैटरी है E1 R1 E2 R2, ईएमएफ आपका एक का E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक की ईएमएफ अगर E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R2 है, और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होता है तो उस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलेंगे नेट ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा बेटा उसको देखिए E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कर दोगे दो बैटरी के लिए। लेकिन अगर किसी भी बैटरी का पोलैरिटी उल्टा जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसका ये प्लस है, ये इसका माइनस है, इसका ये प्लस है, इसका माइनस है, माइनस प्लस प्लस माइनस उल्टा जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे E1 R2 माइनस माइनस लिखेंगे E1 R2 माइनस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, और इसका मॉड कर दोगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। पोलैरिटी अगर सेम है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, या फिर यहाँ पे अगर पोलैरिटी उल्टी है तो E1 R2 माइनस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, R1 R2 दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पे क्या होगा, R1 R2 पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना होगा। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 को पैरेलल में लेकर के निकालेंगे, यहाँ पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 को पैरेलल में लेकर के निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बता दीजिए, दो बैटरी पैरेलल में है, ठीक है। अब देखो 10 वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 2 ओम और 5 वोल्ट 1 ओम, ये दो कॉम्बिनेशन है, तो कहेंगे कि दो कॉम्बिनेशन एक सिंगल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है, एक, और फिर आप कहेंगे एक हो जाएगा ये, सॉरी रुक जा बेटा, आप यहाँ पे कहेंगे कि एक सिंगल बन जाएगा एक, और फिर एक आपका ये रहेगा। अब देखो ये है 1 ओम और ये कितना है 5 वोल्ट है, ये हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है बेटा, आप मान लो इसको R और इसको मान लो E, ठीक है, ये हमें नहीं पता ये किसका कॉम्बिनेशन है, बोलोगे इसका कॉम्बिनेशन होगा। दो जो पैरेलल में है उनका इक्विवेलेंट आपका कौन सा है, E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R हमने मान लिया, और एक जो जुड़ा हुआ है 5 वोल्ट 1 ओम, उसको हमने 5 वोल्ट 1 ओम ले लिया। पहले निकालते हैं, अब आप E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ करके निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में E कैसे निकालेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा R1 प्लस R2, कितना डालोगे E1 R2 10 इंटू 2 20 प्लस E2 R1 5 इंटू 2 10, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 2 प्लस 2 4, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30/4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 15/2 वोल्ट, तो ये आपका हो जाएगा 15/2 वोल्ट। अब बात आती है R की, तो R कैसे निकालेंगे बेटा, तो R आपको दोनों जो ये रेजिस्टेंस है बैटरी का, उस बैटरी के रेजिस्टेंस को हमें क्या मानना है, पैरेलल में लेना है। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, इसको डाल दो, R1 R2 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे कि R कितने के बराबर 4 के बराबर, ये आपका R निकल गया और ये आपको E की वैल्यू आ गई, आप E की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे कि नाउ सिचुएशन कैसा होगा, तो दो बैटरी, ठीक है, एक ये इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा बैटरी और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, बोलेंगे ये कितना, तो 15/2 वोल्ट,
ये हो गया 15/2 वोल्ट जो हमने निकाला, और ये कितना है, ये आपका निकल गया, सॉरी बेटा 2 × 2 4/2 + 2 4, ये आपका हो जाएगा 1 ओम, है ना, कट करके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 इंटरनल रेजिस्टेंस जो पैरेलल वाला है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 × 2/2 + 2 4 हो जाएगा, 4/4 आपको कट करके 1 हो जाएगा, तो आपको आप 1 ओम आप इसको लेंगे, इसको कितना लेंगे 5 वोल्ट, और ये कितना लेंगे 1 ओम। फिर क्या लेंगे, दोनों की पोलैरिटी सेम है, 15/2 5 को ऐड कर दो, 1 और 1 को ऐड कर दो, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे आते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग का बेटा अगर ऐसे होगा, बहुत सारे सेल्स हैं ग्रुपिंग में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा नेट ईएमएफ, तो बोलेंगे ई नेट कितना होगा, फॉर्मूला होता है E1 /R1 E2 /R2 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई 1/R1 1/R2 प्लस डॉट डॉट, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे। तो ये आप नेट ईएमएफ निकालने का तरीका आपको ये है कि अगर आप कहेंगे कि पैरेलल में बहुत सारे बैटरी हैं, E1 E2 E3 ऐसे En तक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कहाँ तक है, Rn तक है, तो आप कहेंगे E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 डिवाइडेड बाई प्लस प्लस डॉट डॉट, आपको आगे तक चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/R1 + 1/R2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि नेट ईएमएफ हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, अगर n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में है, बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, अगर आप कहेंगे अगर E1 E2 E3 सब आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू E के बराबर है, तो ध्यान रखना नेट जो ईएमएफ होगा वो भी आपको E के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर सारे पैरेलल वाले इक्वल हैं तो नेट ईएमएफ किसी भी एक ब्रांच वाला आप ले लो, वो कितना हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं, मान लो कि n नंबर ऑफ सेल्स इक्वल ईएमएफ का n नंबर ऑफ सेल्स इक्वल ईएमएफ का n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में है, और उस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन m है पैरेलल में, तो सबका नेट ईएमएफ कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ई नेट आप निकालेंगे, हमने कहा बेटा अगर इक्वल रेजिस्टेंस है ई कितना है, n × E है, टोटल कितने हैं n × E रहेगा, तो बोलेंगे नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, n × E के बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि R नेट यहाँ पे कितना होगा, NR/M के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको दोनों को याद रखना है। इस तरह के केस में n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में इक्वल ईएमएफ का, उस तरह का m नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पैरेलल में, तो नेट ईएमएफ n × E कर दो और R नेट n × R/M के बराबर कर दो। एक चीज़ और याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दें तो करंट मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम करंट होने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस वन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब बात आती है किरचॉफ्स लॉ की। बेटा किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं, ठीक है, किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं। पहला लॉ है जंक्शन लॉ, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितने चार्ज इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग चार्ज सब आपस में बैलेंस हो रहेगा, ठीक है। तो कहेंगे कि जंक्शन रूल क्या होता है, जंक्शन सबसे पहले बोलते किसको है बेटा, कहीं पर भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट मीट करते हैं उसको जंक्शन कहते हैं, ठीक है। मान लो करंट I1 आया, मान लो करंट I2 आया, मान लो करंट I3 गया, और मान लो करंट I4 आया, तो कहेंगे जितने भी इनकमिंग करंट हैं I1 + I2 + I4 सबको ऐड करो और जो आउटगोइंग है उसके बराबर कर दो। तो ये क्या कहलाता है बेटा, जंक्शन रूल कहलाता है। किसके ऊपर बेस्ड है, तो बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सेकंड थिंग, लूप रूल कहलाता है, केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जाम में आता है बेटा, ध्यान रखना। और किरचॉफ रूल के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। पहला जंक्शन रूल, जंक्शन पर जितने भी इनकमिंग करंट होंगे, जितने भी आउटगोइंग करंट होंगे, दोनों आपस में बराबर होगा। किरचॉफ का केवीएल कहलाता है, जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो वो कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जितना भी वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन सब का सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कुछ पॉइंट्स याद रखना है किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई के पहले। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दो तरह का होता है, पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल ड्रॉप। राइज का मतलब कि अगर आप लो से हाई जा रहे हैं तो राइज की तरफ जा रहे हैं, आप ड्रॉप का मतलब है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पोटेंशियल राइज का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन दोनों को साइन में हमें डिफर करना है, ध्यान रखना है। एक राइज होगा, एक ड्रॉप होगा, किसी को भी प्लस ले लो, किसी को भी माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आर रेजिस्टेंस ए से बी के बीच में जुड़ा हुआ है, करंट आई ए से बी के बीच में जा रहा है, तो कहेंगे ए से बी के बीच का जो डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी इज पोटेंशियल ड्रॉप और वी बी माइनस वी ए इज पोटेंशियल राइज। ठीक है ना, आपको क्या करना है, किसी भी एक को पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस ले लो, राइज को नेगेटिव ले लो, या पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लो, पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव ले लो। आपको अपनी इच्छा अनुसार चॉइस करनी है। तो ध्यान रखना, ड्रॉप का मतलब क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब बोलोगे ये कितना होगा, तो बोलेंगे वी ए माइनस वी बी कितने के बराबर है, वी ए माइनस वी बी कितने के बराबर है, आई इंटू आर के बराबर। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग देखो, मैं पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस करूंगा और पोटेंशियल राइज को माइनस रखूंगा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। ठीक है, कैपेसिटर में बोलोगे, कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट आते हो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जाते हो, पोटेंशियल राइज होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल राइज वी बी माइनस वी ए। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपसे कहा जाए कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा, तो वी ए माइनस वी बी क्यू बाई सी के बराबर। ठीक है ना, किसी भी ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी क्यू बाई सी के बराबर, वी ए माइनस वी बी आई इंटू आर के बराबर। और यहाँ पर बैटरी, तो बैटरी में बोलोगे बैटरी का ई एम एफ, पोटेंशियल ड्रॉप वी ए माइनस वी बी, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लोअर से हाइयर जाएंगे पोटेंशियल राइज होगा। आप वी ए माइनस वी बी कितने के बराबर लिखेंगे, ए के बराबर लिखेंगे। बेटा किरचॉफ्स लॉ में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, किसी भी एक को पोटेंशियल ड्रॉप या राइज में आप क्या कीजिए कि एक को प्लस मानिए, एक को माइनस मानिए। ड्रॉप को प्लस लेते हैं तो राइज को माइनस, राइज को माइनस प्लस लेते हैं तो ड्रॉप को प्लस आपको लेके चलना है, ऐसे आपको मान के चलना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा फाइंड करंट इन ब्रांच ए बी एंड बी सी। किरचॉफ लॉ कहाँ अप्लाई करते हैं? किरचॉफ लॉ बेटा अप्लाई वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें करंट निकालने में दिक्कत आती है, जहाँ पे डायरेक्ट ओम्स लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, अब देखो यहाँ पे 5 ओम यहाँ पे है, 5 ओम यहाँ पे है, 20 ओम है, 10 ओम है, 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी ब्रांच। अब आप कहेंगे कि कैसे ओम्स लॉ अप्लाई करें, तो उसके लिए हमें ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें पहले किरचॉफ लॉ यूज़ करना है। सबसे पहले सारे ब्रांच, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ब्रांच ए बी में और बी सी में करंट बताओ, ए बी में और बी सी में करंट बताओ। आपको क्या करना है, तो आपको करना ये है कि आप किसी भी ब्रांच में करंट को दिखा दो, किसी भी डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने क्या किया, आई करंट यहाँ पे दिखा दिया। अब इस करंट के साथ साथ चलो, करंट के साथ साथ चलोगे, आते आते इस जगह पे एम पॉइंट पर आपको एक जंक्शन मिलता है। आप करंट को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इधर की तरफ दिखा दो करंट I1। ठीक है ना, आपको क्या करना है, करंट को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आप करंट को दिखा दो I1 ऊपर में और इधर की तरफ दिखा दो I माइनस I1। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि अगर करंट I आया इधर से तो यहाँ से I1 ऊपर गया और फिर इधर कितना जाएगा, तो बोलेंगे I इधर गया और यहाँ पे हो जाएगा I माइनस I1। तो करंट I इधर से आया और यहाँ पर M पर आने के बाद यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा I1, और यहाँ पे कितना होगा I माइनस I1। ठीक है, अब ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सारे ब्रांच में हो गया। ए बी में कितना करंट, तो बोलोगे I करंट होगा, बी सी में कितना करंट, तो बोलोगे बी सी में I माइनस I1 ऐसे जा रहा है। ठीक है, सारे ब्रांच में करंट हमने शो कर दिया। कहीं भी आप दिखा सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाया, आप किसी भी ब्रांच में दिखा सकते हो, बस जंक्शन रूल को फुलफिल कर देना है। इसके बाद आप एक लूप कंसीडर कीजिए। ठीक है, ठीक है ना, लूप लेंगे, चलो मान लेते हैं लूप कंसीडर करते हैं। लूप एक लेते हैं ए एन एम बी, ए एन एम बी ए, इस लूप को लेते हैं। ठीक है बेटा, और इस लूप को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स का केवीएल रूल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल। इस पूरे लूप में एक तरफ से दूसरी तरफ चलो, ए से चलो एन, एन से जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे उनको ऐड करो, ऐड करके 0 कर दो। पोटेंशियल ड्रॉप को मैं प्लस रखूंगा, राइज को माइनस रखूंगा।
पोटेंशियल ड्रॉप को मैं प्लस रखूंगा, राइज को माइनस रखूंगा। चलो मैं चलता हूँ। ए से पहले एन आया, कुछ नहीं है, एन से एम आते हैं, एन से एम आते हैं, पोटेंशियल राइज मिलता है, नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ तो पोटेंशियल राइज है, मुझे नेगेटिव लेना है, कितना है 5, तो बोलेंगे हमने क्या करना है, मैं इसको 5 चूज करूंगा, प्लस कर दूंगा। उसके बाद एन से बी जाते हैं, तो एन से बी आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कितना होगा I इंटू आर होगा। I कितना है तो हमने I1 लिया है, R कितना है तो बोलेंगे 10, इसको ऐड करेंगे, प्लस B से आप A आते हैं, तो B से A आते हैं तो करंट कितना है बेटा I है, इसमें करंट आपको I है, ये भी पोटेंशियल ड्रॉप है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे I इंटू 5, ठीक है बेटा, और उसके बाद इसको 0 कर देंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 5I प्लस 10I1 इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लो, I प्लस, ठीक है बेटा, I प्लस 5I1 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन आ गया, ये आपका एक इक्वेशन आ गया, आप इसको मार्क कर लो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बेटा ध्यान देना है, हमारे पास अननोन कितने हैं, 2 हैं, I है और I1 है, 2 इक्वेशन चाहिए। अब हम दूसरा लूप कंसीडर करते हैं, कोई भी लूप ले लो, दूसरा लूप लेते हैं, लूप लेते हैं बी एन डी सी, लूप कौन सा लेते हैं, बी एम डी सी बी, ये लूप लेते हैं, ठीक है बेटा, इस लूप को लेते हैं। फिर आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, बी से एम आओ तो उल्टा आ रहा है, बी से एम आओगे तो करंट उल्टा चल रहा है, तो आप बी से एम जाते हैं तो रेजिस्टेंस में करंट के उल्टा चल रहे हैं, तो मतलब कि आप लो से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, तो लो से हाई का मतलब पोटेंशियल राइज, हमें माइनस लेना है, मैं माइनस ले रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल राइज को मैं माइनस ले रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस ले रहा हूँ, आप अपने अनुसार चूज कीजिए, किसी भी एक को प्लस दूसरे को माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस तो राइज को माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस तो राइज को प्लस, ऐसे चूज करना है। मैं चला बी से एम, तो बी से एम आता हूँ तो करंट के उल्टा आते हैं तो पोटेंशियल राइज की तरफ जा रहा है, तो ये हम माइनस लेंगे, तो कितना माइनस 10I1 प्लस बैटरी एम से डी आते हैं, बैटरी हायर से लोअर पोटेंशियल, प्लस लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तो करंट इधर की तरफ है, I माइनस I1 20 से है, तो बोलेंगे 20, ठीक है, 20I माइनस I1, ये भी आपको प्लस होगा। फिर यहाँ से यहाँ I माइनस I1 इंटू 5 इंटू I माइनस I1, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। थोड़ा सा इसको रीअरेंज, इन सब का सम करके क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है, इन सब का सम करके क्या कर दो बेटा, 0 कर दो, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, माइनस 10I1 प्लस 10 प्लस 20I माइनस 20I1 प्लस 5I माइनस 5I1 हो गया बेटा, इतना इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। I1 वाले टर्म्स को देखो, I1 माइनस 10 है, माइनस 5 है, माइनस 20 है, माइनस 10 20 कितना होगा, माइनस 30 और माइनस 30 माइनस 35, ठीक है, तो माइनस 35I1, ठीक है, माइनस 10I1 माइनस 5I1 माइनस 20 और 10 कितना हुआ, 30 और 5 कितना, 35I1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। I वाले टर्म्स 20I और 5I 25I प्लस 25I, I वाला भी टर्म हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म हो गया, बच गया कितना, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 5 कॉमन ले लो बेटा, माइनस 7I1 प्लस 5I प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन आया बेटा, ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी आपको करनी है, वी आर गेटिंग 2 इक्वेशंस, I और I1 में आपको I और I1 निकल जाएगा, I आ जाएगा तो ब्रांच AB का करंट हुआ, I1 आएगा, उस I1 को I से माइनस कर दोगे, ब्रांच BC का करंट हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपको करंट नेगेटिव आ जाए, डरने की बात नहीं है,
माइनस आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपने डायरेक्शन जो चूज़ किया है वो नेगेटिव है, उल्टा है। अगर प्लस आया तो ठीक है, नहीं माइनस आ गया तो कोई इशू नहीं है। दोनों इक्वेशन से I1 I2 निकाल लिया, I1 I2 निकाल करके वैल्यू पुट कर दिया, I निकाला, इसमें करंट और इसमें क्या होगा, I से I1 माइनस करके इस ब्रांच में दिखाओगे, बात खत्म। अगर करंट नेगेटिव आता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपका डायरेक्शन जो आपने चूज किया है करंट का वो रॉन्ग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं बेटा। अब आते हैं थर्मल एनर्जी एंड पावर के ऊपर। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा, एनर्जी स्टोर होता है, पावर डेवलप करता है। एनर्जी स्टोर आई स्क्वायर आर टी टाइम के रिस्पेक्ट में, आई वी टी वी स्क्वायर बाई आर टी, पावर कितना होगा आई स्क्वायर आई इंटू वी स्क्वायर बाई आर। वी वोल्टेज हो गया, आर आपका रेजिस्टेंस हो गया, आई आपका करंट हो गया, एच आपका एनर्जी, पी आपका पावर। सीरीज में ध्यान रखना पावर किसका प्रोपोर्शन होगा बेटा, करंट चूंकि सेम होता है, करंट सीरीज में सेम होता है तो पावर जो होगा आर का प्रोपोर्शन होगा। जिसका रेजिस्टेंस बड़ा उसमें पावर ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें पावर कम। पैरेलल में वोल्टेज फिक्स होता है तो जो पावर होगा वो आर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, ये आपको याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीरीज में चूंकि करंट सेम होता है तो पावर रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा डेवलप करेगा। पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, चूंकि वोल्टेज फिक्स होता है तो रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें पावर ज़्यादा डेवलप करेगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसको प्रोपोर्शन करते हैं। R1 R2 R3 ये 3 ओम है, ये 6 वाट है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से चल रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी वोल्टेज अक्रॉस R3 में वोल्टेज कितना होगा। तो बेटा R3 का पावर दिया है और जो करंट पास करेगा 2 एम्पियर वो तो सबसे सेम पास करेगा, सीरीज में है, तो आप क्या करेंगे P बराबर I इंटू वी कर दो। पावर कितना 6, I कितना 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना I यहाँ से कितना, I यहाँ से 2 एम्पियर, करंट वोल्टेज के पावर कितना 6, वोल्टेज आपका VR3 का आपका निकल जाएगा VR3, तो V ऑफ R3 कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3 वोल्ट। मतलब ये कि अगर इसकी पावर आपका कितना है 6 वाट है तो करंट 2 एम्पियर पास कर रहा है, तो इसने पावर डेवलप किया, उस फॉर्मूला को यूज कर दिया, P बराबर I इंटू वी, और P बराबर I इंटू वी में P की जगह 6 कर दिया, आपका करंट आपका 2 है और वोल्टेज जो आपका R3 के क्रॉस होगा जो VR3 लिखा है उसको 6/2 कर दिया, 3 वोल्ट आपका आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मीटर ब्रिज के ऊपर आते हैं। मीटर ब्रिज के भी क्वेश्चन आते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में यूज करते हैं। एसी क्या कहलाता है, ये एसी वायर है जो मीटर ब्रिज का वायर कहलाता है, 1 मीटर लेंथ का होता है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, जॉकी कनेक्टेड होता है, या आपका जॉकी कनेक्टेड होता है, जॉकी से टच करते हैं डिफरेंट पॉइंट पर तो आपको नल पॉइंट मिलता है। नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जब हम टच करते हैं जहाँ पे तो वहाँ पे नल पॉइंट आने का मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर से करंट आपका 0 पास हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी लेंथ फॉर नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप बी पॉइंट को यहाँ पे टच करते हैं तो बी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में करंट आपको पास नहीं कर रहा है, तो ये इंप्लाई करता है नल डिफ्लेक्शन में, नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है 20 और इस लेंथ का रेशियो जो 20 है और ये जो लेंथ ए बी है, ए बी का रेशियो आपको कहेंगे कि 30 और BC के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात आती है कि हमने क्या निकालना है, व्हाट विल बी द लेंथ फॉर द नल पॉइंट। तो नल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो नल पॉइंट निकालने के लिए बेटा आपको क्या है, आप पूरे वायर का लेंथ कितना लिखेंगे 100 सेंटीमीटर लेंगे, तो आप लिखेंगे 20। चलो मान लेते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी है, x है, 20/x करो तो 30, BC कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर माइनस x हो जाएगा, तो बोलेंगे 100 माइनस, इसको ऐसे करो 1 मीटर करो, 1 मीटर माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 1 मीटर आपका है एक्चुअली, 1 मीटर आपको लेना है, ठीक है ना। तो 20 इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू 30x। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 20 माइनस 20x इज इक्वल टू हाउ मच 30x, इधर जाएगा 20 बराबर 50x, तो x कितना 20/50, खत्म कहानी, तो x बराबर कितना 2/5 मीटर। तो ये आपका 2/5 मीटर पर नल डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट आपको पास नहीं करेगा। नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि इस रेजिस्टेंस और इस रेशियो को और इस रेजिस्टेंस और इस रेशियो को इक्वेट कर दो, ठीक है। चलो